हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं थिंकिंग एंड रीजनिंग के पीवाईक्यूज की, जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। ये उसका सेकंड पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 11th क्वेश्चन, जहां हमें पूछा गया है कि एड्स अटैक अ नंबर ऑफ वेरी डिफरेंट पॉपुलेशन, young gay man, intravenous drug users, hemophiliacs, Haitians, infants and recipients of blood transfusion। यानी कि एड्स बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन में हमें देख सकते हैं हम। बट कॉमनली अमंग देम इज द डिक्रीज इन टी lymphocytes। इट इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन में एड्स देखा जाता है, लेकिन उसमें कॉमनली हम लोग क्या देखते हैं, एक जनरल फाइंडिंग क्या है कि जिनको भी एड्स हो जाता है उनमें टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे हमने स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखे। यंग गी मैन में भी एड्स होता है, इंट्रावेनियस ड्रग यूजर्स में भी एड्स होता है, और भी अलग अलग पॉपुलेशन में एड्स होता है। लेकिन उसका जनरल प्रिंसिपल क्या है, टी लिम्फोसाइट्स कम होना। तो हम यहाँ पर स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडक्टिव रीजनिंग। आई होप इट इज क्लियर। इस स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया है सारे टाइप्स ऑफ रीजनिंग जो कि हमें ऑप्शंस में दिए गए थे। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है ये हमने अभी देख ही लिया। जब हम मूव करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से टूवर्ड्स जनरल कंक्लूजन, तो ये हो जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। और इसका एग्जाम्पल भी एड्स वाला, कि एड्स डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन में हमें मिलता है, लेकिन उसका कॉमन जनरल कंक्लूजन क्या निकला कि सभी में टी लिम्फोसाइट्स यानी कि टी सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग का एकदम ऑपोजिट है। इंडक्टिव में हम मूव कर रहे थे फ्रॉम स्पेसिफिक टुवर्ड्स जनरल, डिडक्टिव में हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टुवर्ड्स स्पेसिफिक। ठीक है। और दूसरा क्या है, एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, फाइंडिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन टू सिचुएशंस। ठीक है, टू अनरिलेटेड सिचुएशंस। तो हम अगर किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और हमें याद आता है कि हम पहले भी कभी इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में, क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, तो हम पुराने सॉल्यूशंस या सिमिलर सॉल्यूशंस लगाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म ऐसा कह सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जहां पर प्रीमाइसेस और कंक्लूजन्स होते हैं। बहुत बार हमने ये रीजनिंग में सॉल्व भी किए होते हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, सो ऑल सी आर ए। ठीक है, इसी तरीके से ऑल ए आर बी, सी इज ए, तो सो सी इज ऑल्सो बी। सो आई होप ये ऑप्शंस भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। The next question है, one prominent class of theorists of deductive reasoning believe that deduction depends upon of inference akin to those of। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक ग्रुप ऑफ थ्योरिस्ट कहता है डिडक्शन वैसे काम करता है जैसे लॉजिकल और मैथमेटिकल सिस्टम्स में होता है। तो ऐसे थ्योरिस्ट किस टाइप के इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मल रूल्स एंड लॉजिकल कैलकुलस। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि ये करेक्ट आंसर कैसे है और क्यों है। पहले तो इनके ऑप्शंस का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ बात हो रही है फॉर्मल रूल्स की, मतलब ऐसे लॉजिकल रूल्स जो फिक्स्ड होते हैं, चाहे कंटेंट कुछ भी हो। जैसे ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, टॉमी इज अ डॉग, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि टॉमी इज एन एनिमल। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि इसके अंदर कंटेंट कुछ भी हो, हम सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। ठीक है, हम अंदर के कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल यूनिकॉर्न्स कैन फ्लाई, बेला इज अ यूनिकॉर्न, सो बेला कैन फ्लाई। ठीक है, तो यूनिकॉर्न्स रियल में तो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ रीजनिंग 100% वैलिड है, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो लॉजिकल है। इस तरीके से फॉर्मल रूल थ्योरी डिडक्टिव रीजनिंग को एक्सप्लेन करता है। स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कंटेंट नहीं। यही लॉजिक का फॉर्म होता है, और इसी स्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल कैलकुलस। लॉजिकल कैलकुलस अब क्या करता है, ये एक रूल बुक जैसा काम करता है, जिससे हम चेक करते हैं कि कंक्लूजन लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मल रूल्स एंड लॉजिकल कैलकुलस। आई होप दिस इज क्लियर। इस स्लाइड में और आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि व्हाट आर फॉर्मल रूल्स एंड व्हाट इज लॉजिकल कैलकुलस। ऑल्दो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज रीड दिस, आई एम श्योर आपको क्लियर हो जाएगा।
Let's move on to the next question, which is question number 13. डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग रिफर्स टू, और हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. बेसिकली हमें पता लगाना है कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है एंड इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है. दोनों के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन हम डिडक्टिव रीजनिंग का चूज करेंगे, सेकंड ऑप्शन हम इंडक्टिव रीजनिंग का चूज करेंगे. आई एम श्योर यू ऑल नो दैट. डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, दैट इज फ्रॉम यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर. तो ये होता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग. और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, दैट इज फ्रॉम पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल. जब हम मूव करते हैं वो होती है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग. ये हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, है ना. और अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ डिडक्टिव रीजनिंग का और इंडक्टिव रीजनिंग का, तो वो यहाँ पर ये होगा कि इंडक्टिव रीजनिंग में फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि आपने सेवरल डॉग्स को चेक किया. ठीक है, आपने देखा कि पहला जो डॉग था वो बहुत ही फ्रेंडली था, आपने दूसरा डॉग देखा वो भी बहुत ही फ्रेंडली था, तीसरा डॉग देखा वो भी बहुत ही फ्रेंडली था. ऐसे करके आपने 10 डॉग्स को देखा, 10 डॉग्स सभी बहुत ही फ्रेंडली थे. तो आपने एक कंक्लूजन निकाला कि सारे ही डॉग्स बहुत फ्रेंडली होते हैं. तो ये हो गया एग्जाम्पल इंडक्टिव रीजनिंग का. अब डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल देखें तो वो ये होगा कि सारे ही स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है. ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है. राज भी एक स्टूडेंट है, तो राज को भी एग्जाम देना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. यहाँ मैंने कुछ स्लाइड्स में फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इन केस यू हैव एनी डाउट्स कि व्हाट इज डिडक्टिव रीजनिंग. इट इज मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक or from universal to particular. That is deductive reasoning. And what is inductive reasoning? Moving from specific towards general, or moving from particular towards universal. That is inductive reasoning. I hope this is clear. So our next question is question number 14, which says, in reasoning, when the premises are true, dash cannot be false. और ऑप्शंस हैं ए कंक्लूजन, बी आर्ग्यूमेंट, सी थॉट्स, डी प्रपोजिशंस. प्लीज आप हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा पॉज लेके, वीडियो को पॉज करके आप सोचने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, और देखिए कि क्या आपकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कंक्लूजन. अगर रीजनिंग में प्रीमाइसेस सही हैं तो कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं हो सकता है. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रीमाइस 1 कहता है कि सभी बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं. ठीक है, और प्रीमाइस 2 यानी कि स्टेटमेंट 2 कहता है कि स्पैरो एक बर्ड है. तो अगर सभी बर्ड्स के विंग्स होते हैं और स्पैरो एक बर्ड है, तो स्पैरो के भी विंग्स होते हैं. ये एक कंक्लूजन होगा जो कि करेक्ट है, बेस्ड ऑन कि हमें जो प्रेमाइसेस दिए हैं वो सही हो. तो जब प्रेमाइसेस सही होते हैं तो कंक्लूजन्स हमेशा सही होते हैं. अब ये देख लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट, थॉट्स और प्रोपोजिशंस, ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग होंगे. क्यों रॉन्ग होंगे? क्योंकि इनका डिपेंड करता है कि रीजनिंग के फॉर्म के ऊपर. लेकिन कंक्लूजन लॉजिकली गलत नहीं हो सकता जब प्रेमाइसेस सही हो और रीजनिंग वैलिड हो. सो आई होप दिस इज क्लियर. और इसके लिए ऐसा कोई खास मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए मैंने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन स्लाइड नहीं बनाई है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैच द फॉलोइंग है. इसमें हमें एक साइड पर दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, एंड दूसरे साइड पे इसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं. तो देख लेते हैं. पहला है इंडक्टिव रीजनिंग, सेकंड है बॉटम अप प्रोसेसिंग, थर्ड है डिडक्टिव रीजनिंग, और चौथी है टॉप डाउन प्रोसेसिंग. और अगर मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होता और अगर मुझे इनमें से एक या दो ऑप्शन क्लियर होंगे, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं उन्हीं पे फोकस करके और उन्हीं के आंसर्स ढूंढूंगी. क्योंकि बहुत बार मैच द फॉलोइंग में हमारे पास ये एडवांटेज होता है कि अगर हमें एक या दो भी करेक्ट मिल जाते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि मुझे यहाँ पर और कोई चीज नहीं पता है, मुझे सिर्फ इंडक्टिव रीजनिंग के बारे में पता है. मुझे ये पता है कि इंडक्टिव रीजनिंग ये होती है जहां पर हम स्पेसिफिक से यूनिवर्सल या फिर जनरल प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं. तो ये मैच हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, डेवलपिंग अ जनरल प्रिंसिपल से. सेकंड है बॉटम अप प्रोसेसिंग. वैसे अगर आप देखेंगे ए का ऑप्शन मैच हो रहा है 3 से,
और एक जो कोड्स दिए हुए हैं उसमें ए में सिर्फ एक ही में 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना, तो मेरा यहीं से ये ऑप्शन सॉल्व हो जाता है। फिर मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है, अगर मुझे और कुछ नहीं भी आता है तो भी मेरा ये क्वेश्चन ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट लेट्स सी डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग का एकदम ऑपोजिट, जहां पर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, है ना। तो इसका करेक्ट होगा फोर्थ, यूजिंग प्रिंसिपल फॉर कंक्लूजन। फिर हम देख लेते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग अब क्या होता है? इसमें हम छोटी छोटी डिटेल से शुरू करते हैं और फिर एक आइडिया या कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ थॉट्स, ठीक है। एनालिसिस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितने भी थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं या जितना भी हम एनालिसिस कर रहे हैं उन सबको हम कंबाइन करके एक बड़े आइडिया की तरफ पहुंचते हैं। और इसी तरीके से टॉप डाउन प्रोसेसिंग भी जो है वो बॉटम अप प्रोसेसिंग का एकदम ऑपोजिट होता है। इसमें हम बड़ी पिक्चर से शुरुआत करते हैं। बड़ी पिक्चर यानी कि कॉन्सेप्ट से शुरू करके छोटी छोटी डिटेलिंग्स को समझते हैं या फिर हम उन्हें एनालाइज करते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। आइडियाज हमारे पास ऑलरेडी हैं, कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑलरेडी हैं, अब हम उन्हें क्रिटिकली इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग में। आई होप दिस इज क्लियर एंड आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि हम मैच द फॉलोइंग को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 16। इफेक्टिव टीचिंग में इंक्लूड कॉन्सेप्चुअल स्काफोल्डिंग विच इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट स्काफोल्डिंग को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो टर्न बाय टर्न, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हम देख लेते हैं कि सारे स्टेटमेंट्स बोल क्या रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूसिंग प्रैक्टिस सेशंस आफ्टर एवरी मॉड्यूल। ये स्काफोल्डिंग तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये रिवीजन करने का अच्छा तरीका मान सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ग्रेजुअली फेडिंग सपोर्ट एज स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी इंक्रीजेस। अब ये स्काफोल्डिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहा है। यही स्काफोल्डिंग होती है, जब बच्चे सीखने लगते हैं तो टीचर स्टेप बाय स्टेप हेल्प देते हैं। जैसे जैसे बच्चा कॉन्फिडेंट होता है हेल्प कम कर दी जाती है, एकदम बिल्डिंग स्काफोल्ड की तरह टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। पनिशिंग स्टूडेंट फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये स्काफोल्डिंग नहीं है, ये बच्चों को डिस्करेज करना हुआ। फोर्थ स्टेटमेंट है एनकरेजिंग ब्राइटर स्टूडेंट्स टू हेल्प वीकर स्टूडेंट्स। अब ये पीयर लर्निंग है ना, ये स्काफोल्डिंग नहीं है बट ये पीयर लर्निंग को डिफाइन करता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ कि स्काफोल्डिंग क्या होता है। ग्रेजुअली फेडिंग सपोर्ट एज स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी इंक्रीजेस, दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। अब इस स्लाइड में मैंने स्काफोल्डिंग को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन यूज दिस स्लाइड, यू कैन रीड इट, और इवन आप इसे नोट मेकिंग में भी यूज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, इन द बिगनिंग अ टीचर में गिव स्टेप बाय स्टेप हेल्प इन सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। जब हम एक न्यू मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम न्यूली ट्रिग्नोमेट्री या कोई एलजेब्रा कुछ भी सीखते हैं, तो हमारे टीचर्स हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देके बताते हैं कि हमें वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करनी है, कैसे फाइनल आंसर लेकर आना है। लेकिन जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस दे देते हैं, कुछ स्टेप्स की हिंट दे देते हैं कि पहले ये वाला स्टेप करो फिर ये वाला स्टेप करना, है ना। और ग्रेजुअली वो सपोर्ट रिड्यूस करते जाते हैं, है ना, और स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट होने के लिए प्रमोट करते हैं और ट्राई करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेस्ड है थिंकिंग के नेचर के ऊपर। क्वेश्चन कहता है थिंकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कोलैबोरेशंस बिटवीन डैश एंड डैश रिप्रेजेंटेशंस एंड प्रोसेसेस। सो वीडियो स्टॉप करके प्लीज थिंक अबाउट द आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। क्वेश्चन कह रहा था कि थिंकिंग जो है वो कौन से प्रोसेसेस से मिलके बनती है। तो हमने ऑप्शन कहा लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक क्या होता है, रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के फॉर्म में सोचना, वो हो जाता है लिंग्विस्टिक। नॉन लिंग्विस्टिक क्या होता है, जब हम नॉन लैंग्वेज कंपोनेंट्स में सोचते हैं, पिक्चर फॉर्म में सोचते हैं,
तो इन्हीं दोनों के कोलैबोरेशन के बेसिस पे हम थिंकिंग कर पाते हैं। कैसे, आगे समझते हैं, है ना। तो थिंकिंग में लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशन यूज होते हैं। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सोचते हो कि आज हम कहाँ जाएं या फिर नेक्स्ट वेकेशन में कहाँ जाएं, तो चलिए मनाली जाया जाए, है ना। तो ये क्या हुआ, वर्ड्स में सोचना। लेकिन जब हम ये सोच रहे हैं कि हम मनाली जाएंगे, तो हमारे माइंड में पहाड़, स्नो, वहां के गोल गोल घूमेदार रास्ते आते हैं। तो ये सब क्या है, नॉन लिंग्विस्टिक रिप्रेजेंटेशंस। तो हम लोग सिर्फ लैंग्वेज फॉर्म में नहीं सोचते हैं, नॉन लैंग्वेज फॉर्म में भी सोचते हैं। इन्हीं दोनों के कोलैबोरेशन से थिंकिंग पॉसिबल होती है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। द क्वेश्चन रीड्स, इफ यू बिगिन विथ अ प्रॉब्लम एंड कम अप विथ मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस, यू आर यूजिंग डैश, which is a form of creative thinking. Contrarily, sometimes you come up with correct solution by using dash thinking. ठीक है। अब स्टेटमेंट्स का मतलब समझिए, क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कि अगर हम एक प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं और हम उस प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, तो हम किस टाइप की थिंकिंग यूज कर रहे हैं, जिसे क्रिएटिव थिंकिंग भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि जहां पर हम हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल इस ब्रिक को किस तरीके से यूज किया जाए, या फिर ये जो कार्डबोर्ड पार्सल में आया है, अब हम इसका क्या यूज करें। तो हम उसके कई सारे सोल्यूशंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एक डेकोर बना देते हैं, या इसका एक साइड टेबल बना देते हैं, या फिर इसमें स्टोर रूम में जो सामान रखा है उसे पैक करके रख देते हैं। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम थे जिसके हम लोगों ने कई सारे सोल्यूशंस निकाल दिए। और ये क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्रिएटिव थिंकिंग भी बोला जाता है, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग में भी हम यही काम करते हैं, हम नए सोल्यूशंस के साथ बाहर आते हैं। Contrarily, sometimes you come up with correct solution by using dash thinking, यानी कि अब ऑप्शन तो यही ठीक है ना, हमारे पास डाइवर्जेंट, क्योंकि और किसी ऑप्शन में है नहीं। तो सेकंड ऑप्शन का क्या आंसर होगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है और उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन हो सकता है, उसके मल्टीपल सोल्यूशंस नहीं हो सकते हैं, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, वो क्वेश्चंस जो कि आईक्यू में यूज होते हैं, मैथमेटिक्स के, लॉजिकल रीजनिंग के, जो इनके क्वेश्चंस होते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स को उसका एक ही सोल्यूशन मिलेगा। कहने का मतलब एक ही करेक्ट सोल्यूशन मिलेगा, है ना। अगर किसी का कोई डिफरेंट आंसर होगा तो वो उसका रॉन्ग आंसर हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगेन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन स्लाइड भी दूं हर क्वेश्चन की, जैसे इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डाइवर्जन एंड कन्वर्जन थिंकिंग क्या होती है, एंड ये एक दूसरे से किस तरीके से अलग होती हैं। सो यू कैन रीड दिस, यू कैन यूज इट फॉर योर नोट्स, फील फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि मैच द फॉलोइंग है बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ थिंकिंग। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, बट मैं मेक श्योर करूंगी कि आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ थिंकिंग समझ में आ जाए, तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी आगे कंफ्यूज नहीं करेगा। तो पहला है ऑटिस्टिक थिंकिंग। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब है अपनी ही ख्याली दुनिया में खोए रहना। तो ये मैच होगा हमारे फोर्थ ऑप्शन से, जो कि है ड्रीम्स, अपनी ख्याली दुनिया में खोए रहना। ठीक है, ये रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दिन भर सपनों में खोए रहते हैं कि आप एक सुपर हीरो हैं, है ना, तो वो क्या हो गई, ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब कहीं से कहीं तक सुपर हीरो तो नहीं बन सकते, राइट, वैसा कुछ तो होता नहीं है, रियलिटी से बिल्कुल ही अलग ही सोच रहे हैं। तो ये क्या किससे मैच हो जाता है, ड्रीम से। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में आपको पता होगा ही, जहां पर हम नए नए आइडियाज के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो क्रिएटिव थिंकिंग के लिए लगती है प्लानिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप कभी सोचो कि नया बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज लगेंगी, प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज लगेंगी। सो दैट्स क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, सी है, ऑप्शन सी है डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग। अब डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग क्या होती है, ये एक फिक्स्ड सोच होती है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि मेरी कुंडली में जो स्टार्स हैं वो ढंग से अलाइन नहीं है, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गई, फैंटेसी।
ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक थिंकिंग यानी कि फिक्स्ड थिंकिंग, सारी चीजें छोड़ देना एक फिक्स्ड चीज के ऊपर, ठीक है। और फिर आ जाती है हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग। कॉग्निटिव थिंकिंग क्या होती है? ये डेली लाइफ के डिसीजंस लेना, लेकिन डेली लाइफ के डिसीजंस में और इवन कॉग्निटिव में हमारी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हमारी मेमोरी आ जाती है, हमारी परसेप्शन आ जाती है, लेकिन इसी कॉग्निटिव थिंकिंग में इल्यूजन भी आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सोचना कि जिस लाइन में हम खड़े हैं वही लाइन सबसे ज्यादा स्लो मूव हो रही है, तो ये क्या होता है? इल्यूजन। अब इसका करेक्ट कोड क्या बनता है? ए का 4, बी का 1, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसके टाइप्स ऑफ थिंकिंग भी दे रखे हैं अच्छे से, सो इसको भी आप अच्छे से रीड करके और क्लैरिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच रीड्स एज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्या बोला है कि कौन सी इनमें से स्ट्रेटजीज हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करती हैं, ठीक है, हेल्प करती हैं। तो पहला ऑप्शन है एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम्स होते क्या हैं? ये वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस होते हैं जो हमको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ताला है और उसकी मेरे पास 10 चाबियां हैं, तो एल्गोरिदम क्या बोलेगा कि टर्न बाय टर्न हर चाबी को लगाकर देख लो कि कौन सी चाबी लग रही है और कौन सी चाबी उसी ताले की है। तो ये हो जाता है एल्गोरिदम। यूरिस्टिक्स इसका ऑपोजिट या फिर कॉन्ट्ररी कह सकते हो। यूरिस्टिक होते हैं शॉर्टकट कीज, यानी कि अगर मेरे पास एक ताला है और मेरे पास कुछ 10 चाबियां हैं उसकी, तो मैं यूरिस्टिक ये कहेगा कि शॉर्टकट अप्लाई करो। ये नहीं कि हर चाबी अप्लाई करके देखो उस लॉक पर, ये देख लो कि कौन सा जो की है वो थोड़ा सिमिलर है उस लॉक से, या रैंडमली कुछ कीज अप्लाई करो। तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम सेव होगा। हो सकता है कि हमें दूसरे या तीसरे नंबर पर ही पता चल जाए कि कौन सी चाबी उस ताले की है। सो आई होप आपको एल्गोरिदम और ह्यूरिस्टिक्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तीसरा है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है? जब हम सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हम कभी पुराने टाइम में सॉल्व कर चुके हैं, तो वहां पर हम सिमिलर सोल्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं, ये होता है एनालॉजी। अब आ गया मेंटल सेट और प्लानिंग पॉलिसी। मेंटल सेट क्या होता है? जब हम वही पुराने तरीकों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक स्क्रू है जो आपको खोलना है, ठीक है। अब आप लगे हो स्क्रू ड्राइवर ढूंढने में ही, आपने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन आपको स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा है। तो अब आपने कहा पहले मैं कल जाके स्क्रू ड्राइवर लेकर आऊंगा, फिर ही मैं इस स्क्रू को ओपन कर सकता हूँ। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप एक कॉइन को भी ट्राई कर सकते हो स्क्रू खोलने के लिए, आप एक चाकू को भी ट्राई कर सकते हो, या इस तरीके की और भी चीजें आप उस स्क्रू को ओपन करने के लिए ट्राई कर सकते हो। दैट इज मेंटल सेट। हमने एक सेट बना लिया है कि हम इसी तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। थर्ड ऑप्शन है प्लानिंग पॉलिसी। प्लानिंग पॉलिसी क्या होता है? जब हम ये सोचते हैं कि काम जल्दी हो जाएगा लेकिन काम लेट हो रहा है, ठीक है। हमने ये क्या करी प्लानिंग पॉलिसी, कि हमने तो सोचा था कि मैंने तो पीएचडी 2 साल में खत्म कर लेनी है, लेकिन हमने रियलिटी में पीएचडी करने गए तो 3 से 4 साल हो चुके हैं और आज तक पीएचडी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो ये है प्लानिंग पॉलिसी। तो ये भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प नहीं करती है। सो एल्गोरिदम डेफिनेटली हम इससे करेक्ट सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। ह्यूरिस्टिक शॉर्टकट्स हैं लेकिन हाँ करेक्ट सोल्यूशन दे देते हैं। एनालॉजी ये भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। सो 1, 4 एंड 5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दिस इज आवर राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। इस स्लाइड में और अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि एल्गोरिदम्स, ह्यूरिस्टिक्स, एनालॉजी, मेंटल सेट या प्लानिंग पॉलिसी क्या होता है। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज इसको रीड कीजिए, और इसके बाद भी कभी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 22। ये एक मैच द फॉलोइंग है, और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं मैच में वो बेस्ड है रीजनिंग बायसनेस की वजह बेसिस पर, है ना। रीजनिंग बायसेस पर बेस्ड है, और ये हमें बताता है कि हमारी रीजनिंग क्यों गलत हो सकती है, ठीक है। सो दैट इज द क्वेश्चन। और मैं इसमें आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आपको दिख रहा होगा कॉलम ए में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ही छोटे से हैं, है ना, वो कॉन्सेप्ट्स के नाम हैं। और जो कॉलम बी है ये
ये है हमारे लॉन्ग स्टेटमेंट्स जो कि बेसिकली इनकी डेफिनेशंस हैं। सो मैं क्या करना चाहूंगी कि मैं पहले इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहूंगी, इनकी डेफिनेशंस को पढ़ना चाहूंगी और मैं इन्हें मैच करना चाहूंगी इनके स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट से। इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ी इजीनेस रहती है, मुझे क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर मुझे उस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पता है तो मैं डायरेक्टली इस डेफिनेशन को पढ़ के उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करूंगी। सो आई विल एडवाइज यू, अगर ऐसा होता है तो आप कॉन्सेप्ट्स के नेम को हाइड कर लीजिए, पहले उनकी डेफिनेशंस पढ़िए और फिर उनसे मैच करने की कोशिश कीजिए। आई फाइंड इट वे इजियर, यू ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो कि है टेंडेंसी टू एडहर टू बैड डिसीजंस इवन इफ द लॉसेस इंक्रीज। ठीक है, अब ये है हमारा एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट का डेफिनेशन। अब एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट होता क्या है, जब हम एक गलत डिसीजन के साथ बने रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी उसमें एफर्ट डाल दिया है। ठीक है, तो ये होता है एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं पीएचडी कर रही हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्कोप रहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में अप्लाई करना इजी रहता है, सिलेक्शन इजी हो जाता है। इस वजह से मैंने पीएचडी स्टार्ट किया था। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझे इस नौकरी में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मुझे पीएचडी में इंटरेस्ट है, ना मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरेस्ट है, और मैं फिर भी वहीं पर लगी हुई हूँ। क्यों लगी हुई हूँ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने 2 साल 3 साल उसमें डाल दिए हैं। तो ये क्या हो गया? एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट है टेंडेंसी टू इवेल्युएट इवेंट्स बाय थिंकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स टू देम। यानी कि हम इवेल्युएट करेंगे कि इसके और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर एक इवेंट हो चुका है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट आ गया और आप फेल हो गए हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इसका आप ये सोचने लगो कि अगर मैं थोड़ा और पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता, अगर मैं उस दिन अपने दोस्त के साथ नहीं गया होता और मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। तो ये क्या है? काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। सो आई होप आपको काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट है टेंडेंसी टू अंडर एस्टिमेट द रिसोर्सेज नीडेड टू अचीव अ गोल। यानी कि प्लानिंग पॉलिसी, हम ये सोचने में चूक जाते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितने रिसोर्सेज, बी इट इन द फॉर्म ऑफ टाइम, बी इट इन द फॉर्म ऑफ मनी, बी इट इन द फॉर्म ऑफ एनी रिसोर्स, वो हमें कम पड़ जाएंगे जितना हमने एस्टिमेट किया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने एस्टिमेट किया था कि मुझे 2.5 से 3 साल लग जाएंगे पीएचडी कंप्लीट करने में, लेकिन अब मुझे कितने साल लग रहे हैं? 5 साल लग रहे हैं। तो ये क्या हो गई? प्लानिंग पॉलिसी। मैंने अच्छे से इवेल्युएट नहीं किया कि मुझे कितने रिसोर्सेज चाहिए अपने गोल तक पहुंचने के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट है टेंडेंसी टू पे अटेंशन प्राइमरली टू इंफॉर्मेशन दैट कंफर्म्स एग्जिस्टिंग न्यूज। तो ये होता है कंफर्मेशन बायस। यानी कि हम सिर्फ उसी न्यूज या उसी आर्टिकल पर एम्फेसिस करेंगे और ध्यान देंगे जो कि हमारे एग्जिस्टिंग व्यूज को मैच करता है। ठीक है, लेकिन उसके कॉन्ट्राडिक्टरी अगर हमें कोई भी आर्टिकल या न्यूज मिलती है तो हम उसे कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। हमारी आंखें और हमारा ब्रेन सिर्फ कौन सी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा है? जो हमारे व्यूज को एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि कॉफी बहुत ही हेल्दी चीज होती है, तो आपका ब्रेन सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स पर ध्यान देगा जो कॉफी के एडवांटेजेस बताए। जो कॉफी के डिसएडवांटेजेस बताएगा वो आर्टिकल आपके ब्रेन उतना एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर आप उस चीज को उतना अटेंशन नहीं दोगे। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2, 3 4 2 1, दिस इज द राइट आंसर। I hope this is clear. And again, one explanation slide for you to explain you all the options that were given in the question. I hope you will find this helpful. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। आई इमेजिन बिकमिंग अ रिनाउंड पेंटर सम डे। आई एम एंगेजिंग इन डैश। ये यहाँ पर पूछा गया है कि अगर मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं किसी दिन बहुत ही एक फेमस या रिनाउंड पेंटर बन जाऊंगा, तो ये किस टाइप की थिंकिंग है? ठीक है, एंड ऑप्शंस हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग, सी क्रिएटिव थिंकिंग एंड डी ऑटिस्टिक थिंकिंग। सो इसका करेक्ट आंसर तो है डी ऑटिस्टिक थिंकिंग। लेकिन हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्यों ठीक नहीं है। तो पहला है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? जब हम किसी एक प्रॉब्लम के
मल्टीपल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग भी सेम होता है, जब हम एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस निकालते हैं या फिर हम लोग एक न्यू आइडिया निकालते हैं जो कि यूजफुल भी हो, ठीक है, तो दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। तो वैसा कुछ हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग क्या होता है कि जहाँ पर क्लियर गोल प्लानिंग होती है, ठीक है, कि अगर आपको रिनाउंड पेंटर बनना है तो वो आप किस तरीके से बनोगे, ऐसी कौन सी आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, या आपके अंदर क्या ऐसी एबिलिटीज हैं कि आप रिनाउंड पेंटर बनोगे। तो जब ऐसी कोई डिटेलिंग दी होती तब प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग होता, लेकिन अभी के लिए ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ ख्याली पुलाव जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑटिस्टिक थिंकिंग। आई होप दिस इज क्लियर। ये स्लाइड और अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि ऑटिस्टिक थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, प्रोस्पेक्टिव थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है। और जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ये आप यहाँ पर हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। ये जो टर्म है, यूगन ब्लूलर ने टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। ये एक इमेजिनेटिव थिंकिंग होती है, इनवर्स फोकस थिंकिंग होती है, लेकिन लॉजिक से और रियलिटी से कंप्लीटली डिसकनेक्टेड होती है, ठीक है। सो आई होप आपको ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होती है ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स फैंटेसी, विश फुलफिलमेंट एंड डे ड्रीम्स, लेकिन यहाँ पर उस थिंकिंग को फुलफिल करने के लिए कोई भी एक्शंस नहीं होते हैं, ना ही कोई प्लानिंग होती है, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है ऑटिस्टिक थिंकिंग विच इज रिलेटेड टू ड्रीम्स। आई होप दिस इज क्लियर। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। ये असर्शन रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। असर्शन कहता है कि इन डिडक्शन कंक्लूजन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रीमाइस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, कि डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक निकालना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल डॉग्स बार्क, टॉमी इज अ डॉग, सो टॉमी ऑल्सो बार्क्स। तो ये क्या हो गया, डिडक्शन रीजन, जहां पर हम कंक्लूजन किसमें से निकालते हैं, प्रीमाइसेस से, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि अगर प्रीमाइसेस गलत ना हो तो कंक्लूजन भी गलत नहीं होते हैं। जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नथिंग रिलेटेड टू क्वेश्चन। अब आ जाते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग क्या कहती है, पीपल रीजन बाय यूजिंग डिडक्शन एज वेल एज इंडक्शन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट हैं। लेकिन रीजनिंग क्या कह रही है कि पीपल रीजन बाय यूजिंग डिडक्शन एज वेल एज इंडक्शन। ये एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि जो डिडक्शन में हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं प्रेमाइसिस से, वो प्रेमाइसिस से ही क्यों निकाल रहे हैं, ये इस रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये इस असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट वॉज एन ईजी वन, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉटन इट राइट। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉग्निशन रिफर्स टू द मेंटल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग एंड डैश इंफॉर्मेशन। यानी कि कॉग्निशन किन मेंटल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है, या किन एक्टिविटीज को मिला के कॉग्निशन बनता है, ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं पहले बता देती हूँ। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग। किस तरीके से वो समझ लेते हैं। तो कॉग्निशन में पहली एक्टिविटी क्या आ जाती है, मेंटल एक्टिविटी क्या आ जाती है, प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो ऑब्वियसली हम उसे मेंटली पहले प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। पहले उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, फिर उस इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझेंगे, एंड देन कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। फिर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऑब्वियसली हम उससे किसी ना किसी के साथ शेयर करते हैं। So option C is correct. Cognition refers to the mental activity associated with processing, understanding and communicating information. I hope you like this video and please मुझे कुछ ideas दीजिए कि आप क्या देखना चाहेंगे। And as far as I know 26 या 28 जून को नेट का एग्जाम भी है, तो अगर ऐसा कुछ कंटेंट है जो आपको चाहिए या जो आपको हेल्प करेगा तो प्लीज लेट मी नो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए जो कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल हो वो लेकर आऊं इस चैनल पर। Thank you so much, and if you like the video, please hit like button, please share and please subscribe. Thank you.